चलो तो यहाँ से एक बार इसको डिस्कस कर देता हूँ। कल हमने टॉपिक 2, 3, 4 का वो देखा था थ्योरी, है ना। टॉपिक 1 का ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, और अभी टॉपिक 5 का एक बार डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे जो ये लोग इस बुक में 11th 12th में यूज करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है कि पीएमएफ की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की, कि किस पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, सो तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले रैंडम वेरिएबल। तो बेसिक अगर बात करें हम रैंडम वेरिएबल की, सो क्या डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल की? रैंडम वेरिएबल क्या है? हाँ, सिंपल एक फंक्शन है ना। सो रैंडम वेरिएबल ये फंक्शन जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है, जिसका कोडोमेन रियल नंबर है। अभी लेवल पे इतना काफी है, ठीक है। सो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। रैंडम वेरिएबल का नोटेशन कैपिटल एक्स है ना। एफ लिखते हैं, जैसे हम कैलकुलस में एफ लिखते हैं, तो उसके प्लेस पे अब हम लोग एक्स लिखेंगे, तो एक्स इज रैंडम वेरिएबल नोटेशन है, कैपिटल एक्स। सो इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, ठीक है ना। तो मतलब ये समझ सकते हो, दैट इज, सो इसका ये मतलब समझो, इसका मतलब ये होता है कि एक्स ऑफ ओमेगा ये रियल नंबर होता है फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा ना। ये मतलब है यहाँ पे कि ये जो डोमेन है ये ओमेगा डोमेन से आता है, और ये कोडोमेन में जाएगा, कोडोमेन ये है, और फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस। सो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जो सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट को किसी न किसी रियल नंबर के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है। सो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लो एक आसान सा एग्जांपल, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, ठीक। तो इसमें सैंपल स्पेस आप सब जानते हैं 1 1 1 2 एंड 6 6 तक है, ठीक है। वो लाइव वाला चाहे तो उसको लिंक भेज दीजिए अभी, है ना। जो लाइव क्लास हुआ है ना अभी, ये तो लिंक भेज दीजिए, वो देख लेगा। फोन सही, फोन में है ना, आपको एक्सेस नहीं है? अच्छा, कोई बात। सो चलो, तो डाइस थ्रोन ट्वाइस, ओमेगा है 1 1 से लेके 6 6 तक। एक्स अगर मैं डिफाइन करता हूं, देखो एक्स एक फंक्शन है, तो उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं कि सम ऑफ आउटकम्स obtained on dice, है ना, या डाइस थ्रोन ट्वाइस या डाइस इज थ्रोन ना। सो क्या क्या आ जाएगा? अब देखो यहाँ पे क्या देखना आपको, हमने क्या कहा कि जो रैंडम वेरिएबल है वो सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट को किसी न किसी रियल नंबर से एसोसिएट करता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे x करस्पॉन्डिंग टू 1 1, तो देखा ना, स्मॉल ओमेगा जो है बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा, ये चीज है। और जो x ओमेगा है वो कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, ये बोला मैंने ना। तो जैसे ये सब ओमेगा, स्मॉल ओमेगा हो सकता है, और एक कैपिटल ओमेगा क्या होगा, मतलब जो हमारे पास x ओमेगा होगा वो रियल नंबर में आएगी। जैसे x 1 1 है, तो x 1 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? समझ आया ना, सम ऑफ आउटकम्स। तो जैसे 1 1 आया तो फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे भी 1, तो 1 1 2 हो गया। तो यहाँ 2, वैसे ही x 1 2, अगला आउटकम 3, चलता रहेगा ये, लास्ट में x 6 6, तो ये 12 हो जाएगा। तो टोटल जो अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेंज की, है ना, सो रेंज ऑफ x, सो लाइक रेंज ऑफ फंक्शन, हम लोग फंक्शन का रेंज निकालते थे, तो यहाँ रेंज ऑफ x जो होगा, x का रेंज क्या होगा, व्हाट इज रेंज ऑफ x? तो कितना आ गया यहाँ पे, रेंज ऑफ x इज 2 3 अप टू 12 हो गया। तो ये रेंज है, कोडोमेन रियल नंबर था ना, हमने कहा रैंडम वेरिएबल का डोमेन ओमेगा है, कोडोमेन रियल नंबर है, और यहाँ पे ये रेंज है। अब होता क्या, आपको ये जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज है, ये रेंज है एक्चुअली। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, जैसे आपको बोलेगा, तो मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या आप कहना चाह रहा हूँ। सो एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सो जो फर्स्ट लाइन हमने लिखा है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और सेकंड लाइन जो है ये सैंपल स्पेस है, थर्ड लाइन हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, यहाँ पे ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग रियल नंबर फाइंड किए। तो अभी चूंकि मैंने पूरा लिखा नहीं है, अगर मैं पूरा सैंपल स्पेस लिखता यहाँ पे मान लो,
तो क्या होता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे चलेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 फिर ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 तो लंबा हो जाएगा ना 36 आउटकम आ जाएंगे सो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 ठीक फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और लास्ट लाइन रह गया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 देख ले भाई छोटा है ना। तो हमने ये सैंपल स्पेस लिखे उस एक्सपेरिमेंट के। एक्सपेरिमेंट क्या था टॉसिंग 2 डाइस टुगेदर और टॉसिंग अ डाई ट्वाइस सेम थिंग है। अब मैं पूछा गया था आपसे उसे x मेरा रैंडम वेरिएबल था सो x का जो रेंज आया था x का रेंज था 2 3 4 अप टू 12। अब मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 2 बताओ। या उससे भी पहले आपसे पूछूं देखो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि जैसे मैं लिखता हूँ मान लो x इज इक्वल टू 2 तो ये क्या होगा x इज इक्वल टू 2 एक्चुअली ये एक इवेंट है। क्या एक इवेंट है जैसे मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट नहीं भी लगाऊं तभी मतलब वही होगा। सो x इज इक्वल टू 2 एक्चुअली इवेंट है और इस इवेंट क्या होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो मुझे बताओ इस इवेंट के करस्पॉन्डिंग क्या क्या आउटकम्स आएंगे। इस इवेंट्स में आउटकम कौन कौन सा आएगा जस्ट 1 1 एक ही आएगा ना जस्ट 1 1 x इज इक्वल टू 3 दूसरा इवेंट है इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या आउटकम्स आएंगे जहां सम 3 हो रहा होगा ना जहां पे सम की वैल्यू 3 होगी। सो 1 2 2 1 आ जाएगी। इस तरह से लिख सकते हो x इज इक्वल टू 4 जो है सो इसके एक्चुअली ये इवेंट है तो क्या आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग 3 आउटकम आएंगे 1 3 2 2 1 3 3 1 1 3 2 2 3 1 ये आ जाएगा ठीक है। अब एंड सो ऑन ऐसे आप लिख सकते हैं आगे बहुत सारे होंगे। लास्ट में जब x इज इक्वल टू 12 के करस्पॉन्डिंग लिख रहा होगा तो एक ही आउटकम आएगा 6 6। सो ये है तो मैं बता रहा हूँ कि दीज आर इवेंट्स एक्चुअली ये सब क्या है इवेंट्स हैं और ये इक्विवेलेंट है इसके ये इक्विवेलेंट जब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है एक्चुअली इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो अब मुझे बताओ इसमें आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी तो समझ आया लिख लो एक बार आप पूछूंगा आप बताओ। तो यहां से व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 2 प्रोबेबिलिटी x बीइंग 3 x बीइंग 4 x being 5 probability of x 6 and similarly आगे मैं बढ़ाऊं इसको तो x is equal to 7 x is equal to 8 x is equal to 9 x is equal to 10 x is equal to 11 and x is equal to 12 ठीक है। so ये आ गया बताओ भाई एक एक बताओ प्रोबेबिलिटी 2 पे क्या आएगी जी फिर ये 2/36 3/36 4/36 5/36 7 कितने आएगा 6/36 कहाँ से रिड्यूस होना शुरू होगा 8 पे क्या आएगा 6 2 हाँ यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं यहाँ पे 7 होगा चेक करो ये 7 होगा नहीं 2 6 6 2 अरे ये मैंने ये गलत दिखाया क्या ये कितना आएगा 5 आएगा हाँ वही मैं पूछना चाह रहा हूँ 1 7 आउट हो जाएगा ना ओके ओके हाँ तो चूंकि मैंने 8 लिख दिया ये है ना तो 1 7 और 7 1 तो है ही नहीं सैंपल स्पेस में तो ये मैं 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है ना ओके है ना। तो यहाँ 5 आएंगे एक्चुअली यस फिर 4/36 3/36 2/36 1/36 तो ये तो आप फाइंड कर रहे हो ना दीज आर इवेंट्स। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सब इवेंट्स हैं हम प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालते हैं तो वो इवेंट क्या थी सो ये इवेंट्स हैं एक्चुअली जैसे E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 हाँ यस सो ये 11 टोटल 11 मतलब इवेंट है करस्पॉन्डिंग दैट सैंपल स्पेस दिस उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। तो एनसीईआरटी के टर्म में इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है जिसको वो लोग कैसे लिखते हैं तो एनसीईआरटी या 11 12 में जो चीजें हैं सो 11 12 में इसको लोग ऐसे लिखते हैं इसको बोलता है तो इसको ये क्या करेगा इसको ये ऐसे लिखेगा या तो हॉरिजॉन्टल टेबल बना के लिख लो कि जैसे यहाँ x और यहाँ प्रोबेबिलिटी एट x 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन मान लो 12 तक। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो तुम 1 तो नहीं था ना 2 से स्टार्ट हुआ था तो चलो इसको थोड़ा कम कर देते हैं सो x एंड px तो इस टेबल को ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है। यहाँ पे ये जो बुक हम लोग जेडब्ल्यू का पीवाई के लिए है उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इनका ये टेबल है एक्चुअली। इसमें क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेट x be a random variable with range जो x का रेंज है ऐसा मान लो x1 x2 xn तो ये जो स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3 स्मॉल xn है ये रेंज है कैपिटल x का ठीक है ना ये क्या है रेंज है। तो x be a random variable with range this
ऑल्सो साथ में प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स आई, इनमें से कोई एक नंबर चूज करते हो आप, तो ये नोटेशन लेता है पी आई, जो कि मोर देन 0 होना चाहिए। ये वैल्यूज वही कंसीडर करेगा जहां पे मोर देन 0 होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये लोग ऐसी वैल्यू कंसीडर करते हैं। और तो ये टेबल जो है ना, इसको बोलता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो ये जो टेबल है कि x और यहाँ है px, सो हियर इज x1 x2 xn, ये है p1 p2 pn। तो एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी बोलो या जो 11 12 की जो भी बुक्स हैं प्रोबेबिलिटी में, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात करता है तो इस टेबल की बात कर रहा है। दिस टेबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। कंडीशन क्या है कि ये pi's पॉजिटिव होने चाहिए। अच्छा, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आना चाहिए 1, हाँ 1 आना चाहिए। तो यहाँ भी आप चेक करेंगे, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 1 आएगा ना, यू कैन चेक। सो थोड़ा छोटा करता हूँ, तो यहाँ पे सच दैट ये इस तरह से है कि अगर आप और PI's को ऐड करोगे i फ्रॉम 1 to n, सो यू विल गेट 1 एक्चुअली। तो इस सबका टोटल का सम करोगे तो 1 आ जाएगा, अगर इन सबको टोटल करोगे तो 1 आ जाएगा। एंड ईच PI's आर पॉजिटिव एंड सम इज 1, देन वी कॉल दिस टेबल एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x रैंडम वेरिएबल x। तो यहाँ पे ये मतलब है इसका, ठीक है, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे। PMF होता है, PMF में आते हैं ना, सो PMF है या आगे PDF आएगा, CDF आएगा, ये सब आएगा, तो वो आगे की चीज है। अभी हम लोग उतना ही पढ़ रहे हैं जितनी इस बुक की जरूरत है, उतना ही है ना, तो उस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना ही जरूरत है अभी। एक मिनट, ये क्या बोल रहा है तुम चैट में? अच्छा, ये पुराना चैट, कोई बात नहीं, समय आने पे सब आ जाएगा, है ना, हर चीज का टाइम होता है, टाइम आएगा तो सब आ जाएगा। चलो ठीक है जी, ये हो गया ना। तो अभी हमने बताया आपको कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो एक दो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। बायोमेट डिस्ट्रीब्यूशन बाद में भी करना है मुझे, तो ये सब बायोमेट का क्वेश्चन है क्या, तो ये जैसे क्वेश्चंस हैं, चलो मैं ये करता हूँ 7th वाला, है ना। तो अभी जैसे समझने के लिए मान लो 7th क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ। सो देखो, सो ये कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सो हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए विथ रिप्लेसमेंट, है ना। तो कह रहा है x डिनोट द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड इन द 2 ड्रॉन कार्ड्स। ओके, सो क्या प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 की, क्या प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 की। तो मुझे बताओ, अगर सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे टोटल, 2 कार्ड ड्रॉ किया विथ रिप्लेसमेंट, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, एनसीआर एनपीआर कब यूज करते हैं, विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट में, है ना। अगर मान लो आप बोलते हो 52C2, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। एनसीआर यूज होता है कि विदाउट रिपीटेशन, वी सिलेक्ट आर एलिमेंट एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, लेकिन यहाँ क्या बोला है, विथ रिप्लेसमेंट। 52C2 नहीं बोल सकते आप, बिकॉज वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ 1 1 भी हो सकता है, पहला कार्ड ए आया, एक का एस, दूसरा कार्ड भी एस आ गया, ऐसा यहाँ हो सकता है। लेकिन 52C2 में ऐसा नहीं होगा, वहाँ डिफरेंट कार्ड ही आएंगे, तो डिस्टिंक्ट कार्ड होते हैं, तो आप 52C2 यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ अगर विथ ऑर्डर दे रहे हो तो आप ऐसा सोच सकते हो कि चलो मान लो मैं ऑर्डर के साथ बोल देता हूँ, 2 कार्ड्स है, तो फर्स्ट हैज 52 चॉइसेस, सेकंड हैज 51, मैं विथ ऑर्डर कर रहा हूँ, विदाउट ऑर्डर करना हाफ कर दोगे, ये है, अगर अपॉन 2 कर देंगे, एक मिनट, सॉरी गलती हो गई, विथ रिप्लेसमेंट है ना, सो 52 into 52, ठीक है ना, 52 into 52। मैं 2 कार्ड ड्रॉ कर रहा हूँ ऑर्डर में, इन ऑर्डर फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑर्डर में ड्रॉ कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड, तो विथ ऑर्डर कर रहा हूँ, 52 फर्स्ट कार्ड, एक कार्ड ड्रॉ करें, 52 चॉइसेस मेरे पास है, वापस रख दिया। सेकंड कार्ड के लिए भी मेरे पास 52 चॉइसेस हैं एक्चुअली, सो 52 into 52 हो गया, विथ ऑर्डर में ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब 52 स्क्वायर बोल सकते हो आप। ओके, अब क्या कह रहा है, लेट x डिनोट द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड इन द 2 ड्रॉन कार्ड्स। x क्या है, नंबर ऑफ एसेस, ठीक है, इन 2 ड्रॉन कार्ड्स। इतना नहीं जरूरत नहीं था, इसको मैं आसानी से, ये इस मेथड से लंबा पड़ेगा, 2 तरीके से हो जाएगा ना। सो क्यों इससे करना है, ये मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ, बायोमिल्स हो जाएगा इजीली, हो जाएगा ना। नंबर ऑफ सक्सेस इन एंट्राल्स, इस तरीके से लंबा कर लेते हैं, चलो इस तरह से करना, इस तरह करके दिखा देता हूँ। मतलब अभी मैं बिना डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए नॉर्मली सॉल्व करता हूँ, अदरवाइज बायोमेट डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर लोगे तो साइंस हो जाएगा। तो अभी ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो। तो इसने कहा है, इसलिए क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं।
सो x इज इक्वल टू 1 एक इवेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं x इज इक्वल टू 1 एक इवेंट है, x इज इक्वल टू 2 एक इवेंट है, दिस इज वन एन इवेंट, सो x इज इक्वल टू 1 इज एन इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, x इज इक्वल टू 2 इज अनदर इवेंट जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 1 इज एन इवेंट, तो बताओ इसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, मुझे बताओ कितने आउटकम्स होंगे, एक एज चाहिए, मैं इसके करस्पॉन्डिंग आउटकम ढूंढ रहा हूं, विड्रॉ 2 कार्ड्स, अब मैं इसके फेवरेबल आउटकम्स ढूंढ रहा हूं, तो मैं अभी नंबर ऑफ एलिमेंट ढूंढ रहा हूं, इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, ये ढूंढ रहा हूं मैं, ठीक है। यहां नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस ढूंढ रहे थे, अब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इवेंट, दिस इज E1, अगर कंफ्यूजन E1 मान सकते हो, इवेंट E1। अब बताओ एक एस तो आना ही चाहिए, क्या बोल रहा है x नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड इन 2 कार्ड्स, तो आपको एक ही एस आना चाहिए, तो क्या मतलब है, कितनी पॉसिबिलिटी है टोटल, कितने आउटकम्स हैं जहां एक एस आएगा, जस्ट बोलो भाई। क्या क्या फिर मैं ऐसे पता ये कब यूज करूंगा मैं, ऐसा ऐसा मैं कब यूज करूंगा जब मैं ऑल 52 कार्ड्स को क्या मान रहा हूं, डिफरेंट मान के चल रहा हूं, है ना, अभी ना जब ऐसे करते डायरेक्टली, हाँ तो इससे नहीं करते, फिर इसको हटा दो, है ना, चलो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन कई सारे अप्रोच हैं, तो हम जाए, एक तो हम बायोमिल्स जाएंगे जो बाद में करूंगा, बायोमिल थोड़ी पढ़ा दूंगा तो ये वैसे भी सॉल्व हो जाएगा बायोमिल से, नहीं तो हम ऐसे सॉल्व सोचते हैं, देखो ठीक है, मुझे एग्जैक्टली एक ही एस चाहिए, तो पहला कार्ड ड्रॉ किया, एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया, एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हाँ 4/52। अब सेकंड कार्ड क्या आना चाहिए, एस नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 48/52, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है, दैट्स व्हाई 52। बट सी मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डर में ले रहा हूं, फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड, विथ रिप्लेसमेंट है ना, तो दूसरा सिचुएशन में तो हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ करेक्ट, सो हो सकता है फर्स्ट इज नॉट एस कार्ड एंड सेकंड इज द एस कार्ड, तो डायरेक्टली 2 टाइम्स कर सकते थे हम, तो यहाँ मैं विद ऑर्डर ले रहा हूँ, जो मैं पहले कर रहा था वही चीज था, 4 × 48 करता तो मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल दिया, वरना वही चीज होती 4 × 48, 48 × 4 तो उससे आ जाता, सो ये हो गया, इसको सिंपलीफाई करो, ये आंसर होगा, ये तो 1 का गया। ऐसे ही x बराबर 2 निकालोगे, सो मींस बोथ कार्ड आर एस कार्ड एक्चुअली, सो फर्स्ट कार्ड विड्रॉ इज एन एस, सो प्रोबेबिलिटी 4/52, सेकंड कार्ड इज आल्सो एस, सो 4/52, हां एस, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बोथ आर सेम, तो कोई मैटर नहीं करेगा फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट भी है सेकंड भी है, तो इतना ही आंसर होगा, इन दोनों को ऐड कर लो, देखो आंसर मैच करना चाहिए, यू जस्ट ऐड इट। सो क्वेश्चन था x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2, अगर वैसे ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर में तो 52 स्क्वायर है, ये वही 52 स्क्वायर जो इनिशियली मैं सैंपल स्पेस बनाना चाह रहा था, और वैसे आता 4 × 48 प्लस 48 × 4, अब आ जाएगा ये 4 × 4, इसको सिंपलीफाई कर देखो कोई मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 4 तो कॉमन भी आ, इनमें से कौन सा आया, ए, ओके ठीक है, तो ये 48 48 4 ऐड हो जाएगा, तो 48 48 60 ना, लग रहा है 50 हो गया, दो इधर डाल दो तो 50 50 100 हो गए, ऐसा कुछ आ रहा है, 52 × 52, तो ये कट जाएगा, तो 4 से काटोगे, 52 सॉरी तेरा यहाँ आएगा ना, सो 13 13, ठीक है आपसे बता रहे हैं, सो 4 4 कट गया, 4 यहाँ कट गया, 4 25, सो ये इज द करेक्ट आंसर, ओके डन, सो आंसर इज, इसका दूसरा तरीका मैं 3 तरीके से सॉल्व करता हूँ, एक तरीके से ये सॉल्व किया, मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करता हूँ, अब देखो, तो कई बार बच्चों को मन में क्वेश्चन आता है कि बुक में तो वैसे किया था, हमने ऐसे क्यों नहीं किया, सेकंड तरीका देखो इसका, ये भी ऐसा ही है, लेकिन मैं एनसीआर यूज करके अगर सॉल्व करना चाहूँ, अच्छा लेकिन एनसीआर तो तब यूज करेंगे जब क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, अगर आप एनसीआर यूज करना चाहें तो एनसीआर यूज कर ही नहीं सकते हम यहाँ पे, है ना, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना, तो एनसीआर तो यूज करने से आराम है। सो एक तरीका मैं और लगा सकता हूँ कि वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला, फिर क्योंकि एनसीआर नहीं लगा पाऊंगा, एनसीआर तभी लगा पाते जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता, विद रिप्लेसमेंट है तो ऐसा नहीं लिख सकते कि जैसे ना 2 का x बराबर 2 का मतलब बोथ आर एस, तो कुछ लोग लग रहा होगा सर ऐसा क्यों नहीं कर दिया आपने, जैसे ये आइडिया शुरू में आएगा ना कि 2 कार्ड हमने 52 में से 2 कार्ड ड्रॉ किए और दोनों एस आ गया, तो इसका मतलब 4 एक का होता है तो 2 आ जाए, 52 टोटल है तो 2 आ जाए, इसको सॉल्व करके देखो ये आंसर गलत आएगा, मतलब ये जो आया ना ये नहीं आएगा, क्या आएगा मैं बता देता हूँ, देखो सो ये तुम्हारा आएगा 4/52 × 3/52, ये आएगा 51, 3/51 आएगा, इसके इक्वल आएगा ये, तो जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हम, ये इस क्वेश्चन में ये नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो ऐसा कर सकते थे आप कि 4s आउट ऑफ 52, एक s बाहर हो गया तो 3s आउट ऑफ 51, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, ये लिखो चाहे ये लिखो सेम चीज है, तो ये तब करते हैं हम जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता, तब जाके वो करते हैं करेक्ट करेक्ट, यस 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 आप सही कह रहे हैं, हाँ, तो जैसे अगर इसी को मैं वैसे करूं 4c1/52c1 × 4c1/52c1, हाँ ऐसा,
इसको आप कह रहे हैं इसको x बराबर 1 को, हाँ तो अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता है 52, तो यहाँ ऐसे कर सकते हो, तुम जो कह रहे हो बात बराबर ही है, 52c1 48c1 इंटू 2c1, ये तो पहला एस आ गया, दूसरा नॉन एस, इसका अपोजिट भी तो होगा, इनटू में 2 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ये वाला, तो ये ओके है, दिस इज फाइन, सेम थिंग। एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? अभी किसी को कंफ्यूजन हो? दूसरा मेथड है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना, तो एक बार थ्योरी पढ़ा देता हूं फिर वापस इसी क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है? सो एक मिनट, नहीं क्यों खोल दिया मैंने, नहीं समझा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बेसिक आइडिया दे दिया आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे क्या मतलब है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बाइनोमियल पर बता देता हूँ, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी बेसिक्स पढ़ लेते हैं जी। हाँ जैसे मान लो n ऑब्जेक्ट है, r ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हो, अगर विथ रिप्लेसमेंट है यू कैन नॉट चूज NCR, नहीं कहीं भी, मतलब जहां पे सिलेक्शन का सिचुएशन है वहां पे ये नहीं आएगा, जहां सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडम कहीं भी, मतलब एनीवेयर जहां पे n ऑब्जेक्ट्स में r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूं और अगर विथ रिप्लेसमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं तो इट विल नॉट बी NCR, NCR इज द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग r डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिप्लेसमेंट, ये सो अभी हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ब्रीफली मैं बता देता हूं जिससे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना? तो यहाँ पे सिंपल आप लोग जानते हैं कि देयर इज एन एक्सपेरिमेंट विथ एन IID ट्रायल्स। अब ये वर्ड्स आप सोच रहे हो IID कहां से आ गया, है ना? तो IID आप लोगों ने सुना होगा, जो स्टैटिस्टिक्स वाले एटलीस्ट, कोई बताओ IID का फुल फॉर्म क्या है? जी, तो यहाँ पे है n IID ट्रायल्स हैं, so n independent and identically distributed trials, मतलब every trials are independent to each other and all trials have identically distributed, means all trial have equal probability of success and equal probability of failure, ठीक है? एक मिनट, each trial, इसी को बर्नौली ट्रायल बोलते हैं, जो IID ट्रायल्स हैं इसी को बर्नौली ट्रायल बोलेंगे, लेकिन ये भी एक सेक्शन है जो मैं लिख रहा हूं, बर्नौली ट्रायल कंडीशन है। each trial has only 2 possibilities, ठीक है? each trial has only 2 possibilities, सक्सेस दो ही है और फेलियर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है। ट्रायल्स यू हैव 100 ट्रायल्स, मतलब n ट्रायल्स, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल n है, ठीक है? देयर आर n नंबर ऑफ ट्रायल्स बट ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, एक ट्रायल के पास दो ही आउटकम, या तो सक्सेस या फेलियर, ठीक है? अब क्या होता है यहाँ पे, तो हम लोग x डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ सक्सेसेस, और आप नंबर ऑफ फेलियर भी लिख सकते हो, उसके हिसाब से आगे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स या n IID ट्रायल्स, ये समझिए n ट्रायल्स IID लिख दिया मैंने, इन n ट्रायल्स, जो ऊपर IID बोल रखा हूं ये चीज है। सो ये तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया इसका कि क्या मतलब है। अब आते हैं थोड़े से, सो बताओ रेंज ऑफ x क्या होगा, व्हाट इज रेंज ऑफ x, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? हाँ है ना? तो जैसे आपने n ट्रायल किसी एक्सपेरिमेंट को n टाइम रिपीट किया, ठीक, और मैं पूछ रहा हूँ कितने बार सक्सेसफुल है आप, तो ईच ट्रायल में आपके पास एक चांस सक्सेस का है, एक चांस फेलियर का है। सो नाउ मैं पूछ रहा हूँ कि n ट्रायल में आप कितनी बार सक्सेसफुल हुए, तो ये रैंडम नंबर है, इसकी वैल्यू हो सकता है आप एक बार भी सक्सेसफुल ना हो सकता है आप एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, या हो सकता है आप n के n टाइम सक्सेसफुल हो जाए। तो ये रेंज है रैंडम वेरिएबल x, बाद में इसी को बोलेंगे सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल x, है ना? तो रेंज है अभी हमारे पास। अब जैसे अभी आपने सुना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस रैंडम वेरिएबल का पर्टिकुलर नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? तो इसका एक्चुअली मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है। सो यू नो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो टेबल एक में x और px, तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n, p, ये इसका नोटेशन है, क्योंकि ये पर्टिकुलर इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा, है ना? सो x हैज बाइनोमियल n, p, सो n क्या है, p क्या है, तो n तो नंबर ऑफ ट्रायल बोल दिया मैंने, p क्या है, p का मतलब है हेयर, p क्या है, बोलो p क्या है, p, व्हाट इज p, स्मॉल p, इन ईच ट्रायल, है ना? n ट्रायल्स हैं, तो मैंने कहा एक ट्रायल के पास या तो सक्सेस होंगी या फेलियर होंगी, सो ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबिलिटीज, सक्सेस और फेलियर, सो सक्सेस प्रोबेबिलिटी p है और फेलियर प्रोबेबिलिटी 1 - p है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, है ना? फेलियर हो जाएगा 1 - p। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि लाइक सिंपल यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी x बराबर r, यू नो, इतना मैं घुमाऊंगा नहीं, NCR, है ना? सिंपल है। सो इसका जो PMF आएगा NCR, यहाँ x नंबर ऑफ सक्सेस था, तो r टाइम सक्सेस आना है, n - r टाइम फेलियर आना है, क्योंकि हमने n टाइम ट्राई किया है। सो सक्सेस आएगी r टाइम, फेलियर आएगी n - r टाइम। NCR क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि आपने n टाइम ट्राई किया,
नाउ यू डोंट नो कि कौन से आर ट्रायल पे सक्सेस मिला है, सो ये रैंडम है ना, सो नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग आर ट्रायल्स आउट ऑफ एन ट्रायल्स इज एनसीआर। जैसे आपने एन टाइम ट्राई किया और हमने कहा एन टाइम में से आर टाइम सक्सेस मिला, तो आपको ये नहीं पता ना कौन से आर टाइम, तो ये रैंडम है। सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो नंबर ऑफ वे ऑफ आर मतलब चूजिंग आर ट्रायल्स आउट ऑफ एन ट्रायल्स इज एनसीआर, बताया था हाँ, ये चीजें यहाँ इसलिए एनसीआर ये आता है बिकॉज जैसे मान लो 10 टाइम ट्राई किया मैंने, अब मैंने कहा 4 सक्सेस मिला, तो 4 सक्सेस कौन से ट्रायल पे मिला, 1 2 3 4 ट्रायल पे या 1 2 5 6 इस तरह से। सो व्हाट आर डिफरेंट केसेस पॉसिबल, तो देयर आर 10 C4 केसेस पॉसिबल, 10 ट्रायल में से 4 बार सक्सेस मिलना है, तो 10 C4 वेज हैं ऑफ चूजिंग 4 ट्रायल्स आउट ऑफ 10 ट्रायल्स। ठीक है, इसी को आप कर सकते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू हो सकती है, तो आर कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 एंड अप टू n। अब आगे इसी में एक टर्म आता है मीन वेरिएंस, तो पहले मैं मीन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर इस पे आता हूँ वापस। जैसे कोई ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बात किया मैंने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की हमने अभी बात की थी, तो मैंने कहा ये टेबल जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, टेबल में यहाँ x है और यहाँ प्रोबेबिलिटी xi है या स्मॉल x बोल दो, तो ये x1 है x2 है अप टू xn है, ठीक, तो यहाँ होगा p1 p2 अप टू pn है, ठीक, ये है आपके पास। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं पूछता हूँ इसका मीन क्या है, सो हाँ, तो मीन का नोटेशन है ex या म्यू और ये होता है समेशन xi इनटू pi, है ना, i मतलब इस xi pi को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो मीन आ जाता है, तो ex। ऐसे ही ex स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा समेशन xi स्क्वायर इनटू pi। अब यहीं से एक टर्म आता है वेरिएंस ऑफ x, तो ये एक्चुअल फॉर्मूला इसका ये होता है x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, इसी को फर्दर ओपन करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के, सो ये बन जाएगा, सो दिस विल रिड्यूस टू ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, ये चीज है। अब ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। सो डन, तो ये बेसिक दो हम यूज करेंगे। मीन वेरिएंस की थोड़ी प्रॉपर्टीज भी हैं, चलो हो सकता है जरूरत हो पड़ जाएंगी। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b इज a टाइम एक्सपेक्टेशन प्लस b, यहाँ वेरिएंस ऑफ ax प्लस b क्या होगा, ये होगा वेरिएंस में तो प्रॉब्लम कांस्टेंट है ना, तो ये होगा a स्क्वायर वेरिएंस x, ठीक। और चलो एक दो और लिख देता हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ, वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, तो ये कुछ बेसिक से जो यूज हो सकता है, तो ठीक है। तो ये हमने मीन वेरिएंस बता दिया, यहाँ पे आते हैं, तो इसका अगर हम डिराइव करेंगे ना, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सो इफ वी डिराइव तो यहां से तुम इसका मीन निकालोगे, सो बाइनोमियल का मीन कितना आता है, ये बाइनोमियल एनपी है, सो एन इंटू पी आता है, वेरिएंस ऑफ एक एन निकालो, एन पी क्यू होता है, क्यू मतलब 1 माइनस पी, तो जहां भी हम क्यू यूज करेंगे मतलब 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, डन। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो n ट्रायल्स हैं, ईच ट्रायल आईआईडी है, इस ट्रायल पे दो ही आउटकम है, सक्सेस या फेलियर, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है, तो p + q 1 है। x का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, सक्सेस में भी 0 to n, तो ये सपोर्ट है, इसका रेंज है। अब ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये रूल है, ईच पॉइंट प्रोबेबिलिटी का मीन वेरिएंस ये है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, तो जो इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी उतना हमने कर लिया। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, देखो इस क्वेश्चन को हम यूज करते हैं, बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। इसने कहा था 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. X denote the random variable number of, so X is number of aces in 2 draw. मुझे बताओ यहाँ से तुम लोग n की वैल्यू क्या है, what is the number of trials? 2, yes. सक्सेस क्या है यहाँ पे, इसमें सक्सेस क्या दिख रहा है, what is the meaning of success in this question? हाँ नहीं, तो प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, which word describes success here? हाँ yes, getting an ace, so this is a success, ठीक है। so success is ace, है ना, अगर एक का आया, हिंदी में एक का बोलते हैं ना, एक का आया तो सक्सेस, नहीं आया तो फेलियर, तो नॉन एस कार्ड्स होंगे 48 है, एस कार्ड 4 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, तो एक ट्रायल, देयर आर 2 ट्रायल्स हियर,
क्योंकि 2 कार्ड ड्रॉ किया। ईच ट्रायल में सक्सेस, और ध्यान रखना ये विद रिप्लेसमेंट लिखा है इसलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा होता तो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ज्योमेट्रिक में होता है कि नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस वो है, लेकिन यहाँ पे हाइपरजोमेट्रिक हो जाएगा कि यही मतलब रहता है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस इन मान लो n ट्रायल्स, बट ट्रायल्स आर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट जो ही इस लाइन में पहला लाइन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कर दोगे तो x का जो x रैंडम वेरिएबल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये है। तो एग्जाम में जनरली जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे वो ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल, बाइनोमियल, हाइपरजोमेट्रिक, इन सब से रिलेटेड आएगा क्योंकि इनका इंटरप्रिटेशन है। ओके, सो n2 है p की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, सो देयर आर 4 एसेस आउट ऑफ 52। q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल 48/52। इसको रिड्यूस करोगे तो 1/13 हो जाएगा। ये नहीं, कितना होगा? किसे काटना? 30 से काटना कटेगा? ये नहीं कटेगा ना, बताओ 12/13। हाँ, तो x का जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज बाइनोमियल 2,1/13। ये x का डिस्ट्रीब्यूशन है इस केस में, है ना। सो इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड कर रहा हूं, x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 2,13। अब तुमसे पूछा जाएगा, एक मिनट, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 1? तो तुम्हें याद है ना, x इज इक्वल टू r की प्रोबेबिलिटी NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। तो यहाँ हो जाएगा n हमारा 2 था, NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, तो 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, pq पुट कर दो तो यहाँ आ जाएगा 2 टाइम p है आपका 1/13 और q है आपका 12/13। तो सिंप्लीफाई हो गया, आ गया ये 24/13 स्क्वायर, तो 169। एंड जब इसको आप सॉल्व करें, q की पावर 0 1 हो जाएगी, 2c0 1, ये 1 p स्क्वायर, p हमारा 1/13 है, डायरेक्ट 1/169। सो इन दोनों को ऐड कर दो। क्वेश्चन में यही पूछा था ना, व्हाट इज द सम। सो क्वेश्चन में जो पूछा गया था, क्वेश्चन में सम पूछा गया था x बराबर 1 प्लस x बराबर 2, दोनों मिलकर आ गया 25/169। तो एंड आंसर सेम ही है, जो यहाँ आया था वो यहाँ आया। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज हुआ यहाँ पे। सो तरीके कोई भी लगाओगे आंसर सेम आएगा, अगर कॉन्सेप्ट से सही लगा रहे हो तो आंसर सेम होंगे। ठीक है जी, इस तरीके से आ जाएगा। चलो एक दो और क्वेश्चन, थ्योरी हो गया खत्म। तो ये जो बुक है जेडब्ल्यू वाली, ये थ्योरी खत्म हो गई प्रोबेबिलिटी की, और इतना इस बुक से करना था, 6 चैप्टर करने थे। यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आई थिंक 9, 10, 11 नहीं करना था, 12, 13, फिर उसके बाद वापस 6, 7, ओनली ये 6 चैप्टर्स आपको इस बुक से करने हैं। इसमें 40 चैप्टर होंगे, बाकी छोड़ दो। ये 6 चैप्टर वो चैप्टर है जिसका डायरेक्ट जो टॉपिक है डायरेक्ट हमारा जैम गेट के सिलेबस में भी है। ये 6 चैप्टर्स डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली है सिलेबस में। तो इसलिए ये सब बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे मजा आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा आपका जैम गेट का। हमने इसकी थोड़ी आपको पढ़ा दिया। मैं क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, चलो एक दो ट्राई कुछ करके देखते हैं। तो ये थोड़े आसान, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, शुरू से देखते हैं। मान लो यहाँ पे आता हूँ, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं 7th अभी किया मैंने 2 तरीके से, अभी ये थोड़ा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या करना चाह रहा है। तो आपका होमवर्क होगा कि ये चैप्टर कंप्लीट करना, और इस बुक से आपको होमवर्क होगा चैप्टर कंप्लीट करना। अभी मैं हो सकता है आपको डाउट क्लास लूंगा, तो आप कंप्लीट करो, अगले कुछ क्लासेस सिर्फ डाउट क्लास होंगी। यही टाइम यही रहेगा 9:30 to 11, इस बुक से डाउट क्लास होगी, जो बुक आपको दे रखा है। बहुत लोगों का पेंडिंग चल रहा है ना कि मैं बहुत सिर्फ आगे निकल गया, तो आप लोग पीछे रह गए। तो अभी 1 तारीख तक आप इसको निपटाओ, 1 तक, और 1 तक सिर्फ डाउट कराऊंगा इस बुक से, जो भी चैप्टर्स आपके होंगे। या तो चैप्टर फिक्स कर देता हूँ, ये बेटर रहेगा, ठीक है ना, कि इस दिन इस चैप्टर का, इस दिन तो आप वो करके आओ, फिर डाउट पूछो। ये चलिए इस पे आते हैं। लेट और रैंडम वेरिएबल x हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 8 एंड वेरिएंस 4, समझो। सो x इज मान लो बाइनोमियल n, p। ये तो आसान क्वेश्चन है ना। तो हमें बता रखा है कि x जो है वो 8 है, वेरिएंस ऑफ x जो है वो 4 है, उसमें बता रखा है ना। x बाइनोमियल, मान लो बाइनोमियल np है, मीन 8, तो और प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 ये है। तो बताओ k क्या होगा। तो चलो पहले ये बताओ, ये तो np के इक्वल है और ये npq होता है। सो इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे आप बता सकते हो npq की वैल्यू। हाँ है ना, सिंपल है ना। जैसे ये np 8 है, 8 रख दो यहाँ पे, तो 8 रख दोगे तो 4 बराबर 8 इंटू q, तो यहाँ से q आ गया 1/2। और आपको पता है कि p प्लस q हमेशा 1 होगा, p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, q फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। तो जब q हाफ है तो यहाँ से p हाफ हो जाएगा, सो यहाँ से p हाफ हो जाएगा। और जब p हाफ यहाँ रख दो, p को 1/2 रख दो, तो यहाँ से n 16 हो गया, तो मुझे मिल गया। देख लो जी, np की वैल्यू यहाँ रख दिया तो q आ गया, q से p आ गया, p से n आ गया, यहाँ p यूज किया n आ गया, तो हमारे पास आ गया टोटल। तो अब मुझे मिल गया x is binomial 16,1/2। अब मुझे कह रहा है प्रोबेबिलिटी x less than equal to 2 k y, पहले ये निकाल लेते हैं, खुद ही k मिल जाएगा हमें अलग थोड़ी सोचना है। सो प्रोबेबिलिटी x less than equal to 2 लिखा हुआ है, तो बताओ x less than equal to 2 में
x की कौन कौन सी वैल्यू काउंट होगी? 0 1 2. सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2. ठीक, ये होगा. सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2. अब ये निकाल दो. x इज इक्वल टू 0 तो nc 0, तो n 16 है. 16c0 p की पावर 0 q की पावर 16, फिर 16c1 x बराबर 1 का p की पावर 1 q की पावर 15 प्लस आएगा 16c2 p की पावर 2 q की पावर 14. सो सिंपलीफाई कर लो. सो 16c0 1 हो गया, p की पावर 0 1 हो गया, q की पावर 16, q भी 1/2 है. सो 1/2 की पावर 16 आ गया. 16c1 16 हो जाएगा, p 1/2 है, q भी 1/2 है, तो 1/2 की पावर टोटल मिलकर 16 ही हो जाएगी. सो 1/2 की पावर 16 ही हो जाएगी. यहाँ 16c2 16 into 15/2 तो 15 into 8 15 120 120 है ना. सो 120 और 1/2 की पावर यहाँ भी 16 आ जाएगी. तो 1/2 की पावर 16 कॉमन ले लो. तो जब तुम कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 16 प्लस 120 प्लस 1, बताओ जी, 137/2 की पावर 16. तो ये था k आ गया. यहाँ से k पूछा था ना मैं, तो इसने k पूछा था हमसे, ये था k/k की वैल्यू आ गई 137. इजी है. तो ये सब क्वेश्चन करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको बेसिक समझ आ रहा है अच्छे से. ये सब चीजें हैं. डन. चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं. देखो इस तरह क्वेश्चन जैम में भी खूब आए हैं. अभी जैम पेपर करोगे ना, सेम क्वेश्चन जैम में भी आया है. ये देखो जेईई का भी है और ये जैम में भी क्वेश्चन आया है, थर्ड वाला. ये दोनों एक जैसा है. एक मैं करता हूँ, एक तुम लोग करना, और खुद से करना ऑनेस्टली सीखने के लिए, है ना. मतलब आंसर बताओ तो खुद से सॉल्व करके बताओ, की देख के नहीं. तो देखो एक मैं करता हूँ, दोनों सिंगल क्वेश्चन है ना, सेम तो नहीं है, अलग अलग. ठीक है. तो कौन सा करो बताओ. एक मैं सॉल्व करूँ, एक तुम लोग करना. पढ़ लो पहले, दोनों आराम से पढ़ लो एक बारी. सब कुछ सेम ही था, बस एक में मोर देन, एक में एटलीस्ट. तो कुछ है ही नहीं अलग इसमें, तो अलग दिख नहीं रहा. अच्छा एक्चुअली दोनों एक ही ईयर के एग्जाम का है ना, बस डेट अलग अलग था. तो मैं थर्ड कर देता हूँ, तुम लोग कर लेना. ये एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम. तो मोर देन इक्वल टू, वहाँ भी मोर देन, बात बराबर ही है. सो चलो थर्ड कर देता हूँ. थर्ड कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड so that the probability of getting at least one head is more than 99%. मतलब कम से कम कितनी बार कॉइन को टॉस करेंगे ताकि कम से कम एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 99% है. ठीक है ना. 3 बार वर्ड आ गया ऐसा. so इसमें कंफ्यूजन कोई जरूरत नहीं है. मान लो n टाइम टॉस किया, आ गई क्या आई? निकाल सकते हो, निकालो. तो टाइम लो, बताओ फट फट सॉल्व करें बारी. कर पा रहे तो बताओ, नहीं कर पा रहे तो भी बताओ. ये क्या आंसर है? फर्स्ट का, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है? लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी. तुम्हारे कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. वैसे कैलकुलेटर अलाउड रहता है जैम गेट एग्जाम में, तो कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते हो. और अभी से तुम गेट कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हो फोन में, और वही यूज करो तो बेटर रहेगा. ऐप आएगा गेट कैलकुलेटर का, तो ऐप तो उससे आदत रहेगी तुम्हें कि वही एग्जाम में भी वही यूज होगा.
क्योंकि थोड़े से फंक्शन इनके अलग अलग रहते हैं। कोई बता भी नहीं, मैं सॉल्व करूँ या हो गया? थर्ड का डी आ रहा है, थर्ड का 6 आंसर है, मतलब ये कह रहे हो आप। फोर्थ का ए, थर्ड का 7। देखो अभी कंफ्यूजन में लगा, मैं बोल रहा हूँ ये सब जैम में आ चुका है ऑलरेडी, जैम गेट में भी इस तरह क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो अब इस अगर ये भी कंफ्यूजन है मींस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और इसमें देखो 11 12 के क्वेश्चन है एक्चुअली में, लेकिन जैम गेट में भी आते हैं, बच्चा वो भी नहीं कर पाता है। तो मींस प्रैक्टिस की कमी है या कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। कुछ 6 बता रहे हैं, कुछ 7 बता रहे हैं। बताओ इसका फोर्थ का ना, सीखना है तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करके ही आप सीखोगे, ये ट्राई करके। फोर्थ का भी बताओ, सिमिलरली सॉल्व करो, फोर्थ का भी बताओ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, मैच करना। फोर्थ का डी आ रहा है आपका, ओके। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, देखिए तो देखिए क्या करना है। मैंने कहा मिनिमम नंबर, मैंने कहा कि मान लो हम लेट एन टाइम टॉस किया, हमने एन टाइम टॉस किया कॉइन को, और क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड्स। तो एक्स मैं डिफाइन कर रहा हूं नंबर ऑफ हेड्स इन एन टॉस, टॉस में तो ट्रायल। सो एन ट्रायल में कितनी बार हेड आया वो एक्स काउंट कर रहा है, तो एक्स रैंडम वेरिएबल है। सो यू नो ऑलरेडी एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1 2 अप टू एन, ये है। तो सपोर्ट या डायरेक्टली बताऊं तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल एन कॉमा पी। पी क्या होता है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। यहां सक्सेस के प्लेस मैंने हेड दिया है, तो एक कॉइन को टॉस करूंगा और हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। सो ये आ गया एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n 1/2 है। आपको क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज
मोर देन 99%, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 99%। तो प्रोबेबिलिटी x है नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड इज एटलीस्ट वन, मतलब मोर देन इक्वल टू वन, एटलीस्ट वन कम से कम एक तो होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो डायरेक्ट सॉल्व करना मुश्किल है क्योंकि इसमें क्या क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 से लेके n तक का पूरा आ जाएगा। इतना कैलकुलेट करने से बेटर है कि हम कॉम्प्लीमेंट ले ले, तो सिर्फ जीरो पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लीमेंट ले ले, तो 1 माइनस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एट जीरो, क्योंकि x लेस देन 1 हो जाएगी जो कि जीरो आ जाएगी। दिस प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 99%, सो 1 माइनस, और बाइनोमियल में x पावर 0 प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, nc0 p की पावर 0 q की पावर n मोर देन 0.99, सिंपलीफाई करो, सो 1 nc0 1 हो गया, p की पावर 0 1, q भी हाफ है, सो हाफ की पावर n मोर देन 0.99, 1 को उधर भेज दो या इसको उधर भेज दो, इसको बुला लो, तो 1 माइनस 0.99 0.01 मोर देन 1/2 की पावर n। इसको सॉल्व करके n निकालना है आपको एक्चुअली। सो एक काम करो, ये इक्वली है ना, तुम ऐसे सोच सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर वैसे नहीं करना तो है ना, मान लो ये 1/100 लेके चलता हूं मैं, सो अगर मैं 1/100 लेके चलता हूं, मतलब ये 99/100 ही लेके चलता हूं, सो 99 इधर आया, 1 माइनस ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो 1 माइनस 99/100 1/100। अब पता ना रेसिप्रोकल करने पे क्या होती है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, सो 100 लेस देन 2 की पावर n, रेसिप्रोकल किया 1/2 की पावर n ना, तो रेसिप्रोकल करेंगे 2 की पावर n हो जाएगी। अब सोचो क्वेश्चन ये पूछा है, या इसको ऐसे ठीक से लिखूं मैं, तो 2 की पावर n मोर देन 100। अब बताओ n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ताकि 2 की पावर n 100 से ज्यादा हो जाए, व्हाट इज लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर दैट 2n इज मोर देन 100, चेक करके बताओ, सही है ना, है ना, क्योंकि 2 की आप पहले 1 रखोगे, मान लो n को मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, तो 2 की पावर 1 2 मोर देन नो, 2 रखेंगे 4 मोर देन 100 नो, 3 रखेंगे 8 मोर देन 100 नो, 4 रखेंगे 16 मोर देन 100 नो, 5 रखेंगे 32 मोर देन 100 नो, 6 रखेंगे 64 मोर देन 100 नो, 7 रखेंगे तो 128 मोर देन 100, यस, सो लिस्ट वैल्यू इज एक्चुअली 7। फिर आगे 8 हो गया 10, मतलब 8 9 10 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, तो मिनिमम 7 रखना पड़ेगा, यही पूछा था कि मिनिमम n क्या होगा, तो मिनिमम n 7 होगा, तो ये नहीं होगा, ये होगा, डन। इसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से कुछ नहीं करना है, 99 की जगह 90 रख दो, सेम ही क्वेश्चन है ये, अगर उसको सॉल्व करूंगा तो कहां डिफरेंस आएगा, मैं अगर फोर्थ वाले को सॉल्व करूंगा सब कुछ सेम होगा, बट ये 99/100 की जगह 90/100 होगा, तो 1 माइनस करेंगे तो 10/100 होगा, तो मतलब 1/10 हो जाएगा ना, ये यहां से सीधा स्टार्ट करता हूं मैं, तो ये होगा 10/100 मोर देन 1/2 की पावर n, रेसिप्रोकल ले लो, तो 100/10 जो कि 10 मोर देन 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n लेस देन 10, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, यहाँ रेसिप्रोकल होगा ना, जब रेसिप्रोकल करते हैं इक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो 100/10 10 रेसिप्रोकल करेंगे इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये लेस देन हो जाएगी 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n मोर देन 10। अब n क्या रखोगे मिनिमम, तो 2 की पावर n 10 से ज्यादा हो जाएगी, तो 3 रखेंगे तो 8 गलत होगा, 4 रखेंगे तो 4 इज आंसर, यस 4 इज आंसर। तो ये फोर्थ का सॉल्यूशन है, पैरेलली चलेगा बस, मतलब दोनों क्वेश्चन सेम ही है, एक में 99% है, एक में 90% है, क्वेश्चन एक्जेक्टली सेम है, तो कोई बात नहीं, समझ आएगा, देखो तुम्हें समझ क्या ले सकते हैं, हाँ, तो आपको यही सीखना पड़ेगा कि बाइनोमियल कब लेना है और कब नहीं लेना है, तो उसका आंसर यहाँ पे था, आप जब थ्योरी पढ़ते तो उसको आप समझते नहीं है, इसका आंसर यहाँ पे है कि जब भी x ऐसा डिफाइन होगा, ये थ्योरी था, थ्योरी को हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये थ्योरम है, समझ लो कि x अगर रहेगा नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये थ्योरम बताया, तो आपके पास क्या है वहां पे x, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे x क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x देयर, देखना क्या पड़ेगा, वहां पे था हेड है ना, पॉइंट को नंबर ऑफ हेड्स है, वहां नंबर ऑफ हेड्स इन एन ट्रायल, तो सक्सेस का क्या चलाया, हेड आ गया, तो यहाँ P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल है, तो अब वहां सक्सेस की जगह हेड है क्वेश्चन में, तो बताओ कॉइन को एक बार टॉस करोगे, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 आ गया, तो बाइनोमियल n 1/2, तो तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी x रहेगा नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल, तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, पॉइसन नहीं फॉलो करेगा, तो ये आपका आंसर है। ये आपको ये सब जो लिखते हैं थ्योरी, इसको समझना है, फिर उसके बाद इसको अप्लाई करके देखना है क्वेश्चन में ना, क्योंकि ऐसा रट्टा मारने से नहीं होगा ना, तो आपको समझ में आ गया नंबर ऑफ सक्सेस एन ट्रायल, थोड़े ढंग से समझ आ जाएगा, ढंग से पढ़ लो, लिखा हुआ है कि हमने कहा एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एन ट्रायल है, हर ट्रायल के पास दो पॉसिबिलिटी है, सक्सेस या फेलियर, जब कहीं भी x डिफाइंड होगा नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल, तो उस केस में x का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा बाइनोमियल np, तो ये एक रिजल्ट है, थ्योरम है, जिसको हम यूज करें, ठीक है भाई, हो गया आंसर, मिला कि नहीं, हाँ, तो ये तुम्हें याद रखना है हर बार कि एन ट्रायल है, उसमें से r सक्सेस मिलना है या कितने भी सक्सेस मिलना है, तो नंबर ऑफ सक्सेस काउंट करते हैं, तो वो बाइनोमियल को फॉलो करता है, ये चीज है, डन। तो मुझे लगता है अभी क्लास आनी स्टॉप करते हैं, तो मेरी तरफ से हमने एक बार आपको थ्योरी इसकी करवा दी है, अब आपका होमवर्क है ये चैप्टर कंप्लीट करना, इतना ही नहीं साथ में आपको ये चैप्टर्स भी करना, तो जो चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था आई थिंक कहां से 9 से ना, 9 था
लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन। चैप्टर 10 था इसी बुक में, क्या था जी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो है मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। फिर मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने 12 किया था, 12 था डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में इंपॉर्टेंट है दो टॉपिक, लिमिट एज अ सम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो हमारे सिलेबस में है। फिर हमने कवर किया था 13 था एरिया। तो एरिया मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो हमें ये एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन ये सीखना है कि इंटीग्रेशन को यूज करके एरिया कैसे निकालेंगे। फिर हमने पहले आपको 7 कराए थे जो था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। फिर हमने आपको अभी 6 कराया और जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो ये एज अ बेसिक लेक्चर्स हैं। सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। और ये जो मैंने पढ़ाए आपको, इसको एज अ बैच 1 मैंने सेव किया है, आप देखेंगे तो बैच 1 के नाम से प्लेलिस्ट है, बैच 1 के नाम से ये मैंने आपको पढ़ाया है इसको। तो बैच 1 में हमने ये कवर किए हैं और इसका रेफरेंस मेरा जो था, किस रेफरेंस पे पढ़ाया हमने, इसका रेफरेंस हमने जो IIT JEE का है ना, IIT JEE PYQ बुक था, 41 ईयर PYQ बुक था ना, IIT JEE 41 ईयर PYQ बुक ये पब्लिकेशन का है, अमित एम अग्रवाल इसका ऑथर है। इसके रेफरेंस मैंने पढ़ाया था आपको, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना, ये इंपॉर्टेंट। तो ये बैच 1 में इतना कवर किया हमने। अभी इन्हीं चैप्टर्स के हम लोग डाउट्स करेंगे। तो आज क्या डेट है, जैसे आज 25 तारीख है ना, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल है ना। अप्रैल कितने का होता है, जनवरी फरवरी मार्च 30 का, 30 का ना। तो 30 का हमारे पास क्या डेट है, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन है मेरे पास, ठीक। तो 5 दिन है, तो ये अगले 5 दिन तक जो बैच 1 की क्लासेस होंगी, जो टाइम आपका 9:30 PM टू 11 PM है अभी, सो बाद में ये गेट बैच बन जाएगा। अभी जो चल रहा है ये वाला, तो ये बेसिक लेक्चर, इसमें आपका इनके डाउट्स होंगे। तो पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जब 2 चैप्टर कवर कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आप ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करके आओ, कल तक कोशिश करो, प्रोबेबिलिटी निपटा लो, मैट्रिसेस डिमांड निपटा लो, तो कल आप ये। और उसके बाद 11 से 12 डाउट क्लास है, तो डाउट क्लास में आप कुछ भी पूछ सकते हो, 11 से 12 क्लास में कोई भी चैप्टर डिस्कस कर सकते हो, कोई भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज यू शुड रिवाइज इट वन, जो बैकअप जिनका बैकलॉग चल रहा है उसको कंप्लीट करो। 5 दिन अभी कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, 5 दिन सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा जो डाउट्स होंगे, एक चैप्टर, कोई बात नहीं, तो एक प्रोबेबिलिटी करके आओ, कोई बात नहीं, कल प्रोबेबिलिटी करके आओ। तो कल जो क्लास होगी 9:30 to 11, उसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर ट्राई करके उसके डाउट डिस्कस करेंगे। कल प्रोबेबिलिटी कर लो, हाँ, फिर मैट्रिसेस कर लेंगे, फिर एक में इन दोनों का कर देंगे और एक में इन दोनों का कर देंगे, हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास 5 दिन ही है ना, अभी 26, 27, 29, 30, इसी में इसको खत्म करना है। फिर हम लोग जैम गेट के सिलेबस उसमें स्टार्ट करेंगे ऑर्डर में। तो ये बेसिक था। इससे पहले मैंने बैच 0 पढ़ाए थे। सो बैच 0 में एक्चुअली एनसीईआरटी बुक मेरा रेफरेंस था। एनसीईआरटी क्लास 11 12 का जो बुक है वो रेफरेंस था। तो इसमें मैंने क्लास 11 और क्लास 12 इन दोनों के चैप्टर्स, हालांकि यहाँ क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया, कोई क्वेश्चन बहुत इजी थे, बेसिक थ्योरी बताए मैंने, कहा बच्चों को कुछ सॉल्व करने के लिए। तो आपसे बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया भी है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सॉल्व करोगे तभी समझ आएगा क्या आता है क्या नहीं आता, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, ये चीजें। तो इसमें मेनली जो चैप्टर हमने कहा था 1 सेट्स है, 2 रिलेशन फंक्शन, 3 ट्रिगोनोमेट्री, 4 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, 6 इनइक्वालिटीज, 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 8 बाइनोमियल थ्योरम, 9 सीक्वेंस छोड़ दो, 10 स्ट्रेट लाइन, 11th कोनिक सेक्शन, 12th है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 13 है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, 14 रीजनिंग, 15 स्टैटिस्टिक्स, 16 प्रोबेबिलिटी। तो हमें अभी 15 जो इस चैप्टर में वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैम गेट का पार्ट नहीं है, वो सीयूईटी में आता है। तो ये है 12th में 1 रिलेशन फंक्शन, 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 3 मैट्रिसेस, 4 डिटरमिनेंट, 5 लिमिट कंटिन्यूटी, 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है 5, 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 7 इंटीग्रेशन, 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया, 9 डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ दो, 10 क्या है यहाँ 10th 12th क्लास में, 10th आई थिंक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, नहीं 11th है वेक्टर, हाँ 10th वेक्टर छोड़ दो उसको, 11th 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 12th है एलपीपी लीनियर प्राइम प्रॉब्लम, हालांकि 2-3 बड़े छोड़ दो, और लास्ट चैप्टर है 13 जो कि प्रॉपर्टी है। तो जो एनसीईआरटी, जिन लोगों को जेडबलई वाले क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, टॉपिक्स भूल चुके हो, तो एक बार इन चैप्टर्स को आप गो थ्रू हो सकते हो। तो अभी 5 दिन का समझो ब्रेक है, मतलब अगले 5 दिन तक मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। अब थ्योरी क्लास स्टार्ट होगी 1 मई से, अगले 5 दिन सिर्फ डाउट डिस्कशन होगा। सो जो लोग लेवल बहुत लो है वो एनसीईआरटी सॉल्व करो, एग्जांपल एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, आप सीख सकते हो वहां से, एटलीस्ट जस्ट रिवाइज करना पर्पस है ये है। अगर आता है तो बहुत अच्छा, इसको छोड़ सकते हो। अगर ये हो गया है सो ये आप जस्ट इस जो आईआईटी जेईई वाली बुक है उससे ये चैप्टर्स करो और डाउट डिस्कस करो। अगले 5 दिन सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना, क्लियर है? ओके, तो अभी डाउट क्लास स्टार्ट करेंगे। कितना टाइम हो गया? हाँ 11 बजे, तो अभी स्टॉप करते हैं इस बैच को। तो ये बैच 1 था, बैच 0 बैच 1, आगे मैं बैच वैसे करूंगा, बता दूंगा कैसे नाम रखूंगा, ताकि ऑर्डर में रहेगा ना, तो वो आपको याद रहेगा कि बैच 0 में एनसीईआरटी पढ़ाया, बैच 1 में जेडब्ल्यू कराया, बैच 2 में भी जैम बैच नाम दूंगा, बैच 3 हमारा जैम का ही आगे, बैच 4 रखेंगे उसका नाम गेट वाले का, बता दूंगा उसका नाम, वैसे रखेंगे हम, ठीक है? वो मैं बता दूं बैच का नाम क्या।